तो कंस्ट्रेंट किसको कहेंगे? कंस्ट्रेंट हो गया द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ ए सिस्टम। The limitations on the motion of a system are called constraints. ठीक है, motion is said to be constraint motion. जैसे कोई बॉडी 2D में है, 2 डायमेंशन में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसके दो लिमिटेशन है। यदि हम 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो इसके पास कितना लिमिटेशन है जो मूव करेगा? तो इसमें लिमिटेशन 2 है। नहीं, एक्स को चेंज करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो वाई कांस्टेंट रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट या दोनों को वेरी कराएंगे तभी चेंज करेगा इसका पोजीशन। तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट है तो कंस्ट्रेंट का भी वैल्यू 2 है। यानी लिमिटेशंस ऑन द मोशन ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट। जितना कोऑर्डिनेट होगा किसी बॉडी का, जितना कोऑर्डिनेट होगा उतना ही कंस्ट्रेंट भी होगा। नहीं, उस पर लिमिटेशन, उतना ही लिमिटेशन हम लगा सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट में हम लिमिटेशन कितना तरह से लगा सकते हैं किसी भी बॉडी पे? तो कंस्टेंट में है कि मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, जैसे मान लो कि कोई मोशन है, रिजिड बॉडी है, तो ऑलवेज उसका डिस्टेंस जो होगा 2 पार्टिकल के बीच में, कोई भी रिजिड बॉडी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये रिजिड बॉडी, तो इसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं ना करेगा, ये रिजिड है, कंस्ट्रेंट। समझ गए ना? तो यहाँ पे जो मोशन होगा रिजिड बॉडी का, ऑलवेज क्या होगा, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। जैसे मोशन किसी पॉइंट मास लेंगे सिंपल पेंडुलम में, तो वहां पे क्या होगा, पॉइंट मास ऑलवेज रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा कि नहीं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। मान लेते हैं कि यहाँ पे लटका दिए सिंपल पेंडुलम, ये कितना भी ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो मोशन, ये जो फिक्स पॉइंट है, इससे इसका डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, एल। एल को चेंज करेंगे लेंथ, तभी जाके इसका ये क्या होगा, लेंथ ऑफ रेडियस बढ़ जाएगा। वैसे एल तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या हो गया, कंस्टेंट मोशन, मोशन हो गया, बॉडी एक है, बॉडी बॉब है, और इसका लेंथ एल है, फिक्स है। तो इस पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, ओनली ऑन लेंथ पर रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं ना, कि ये हमेशा जो है ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा इस बॉब का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। समझ गया ना? अब मान लेते हैं कि मोशन किसी गैस मॉलिक्यूल है किसी कंटेनर में, तो उसको रेस्ट्रिक्शन उस पे वाल के कारण होगा, वेसल के कारण। गैस मॉलिक्यूल कैन मूव ओनली इनसाइड द कंटेनर में होगा। मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल है और ये कंटेनर है, तो इसका कांस्टेंट क्या है, वाले है।
इसके अंदर में ही रहना होगा इस पार्टिकल को, ये मूव जो करेगा विद इन द वॉल कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल्स will move within the container, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लग गया है कि गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही मूव करेगा। तो यह भी एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है ना हुआ। अब जैसे मान लो कि मोशन हो गया किसी पार्टिकल का, किसी सरफेस पे सॉलिड स्फीयर पे रख दिए, तो क्या होगा, ताकि वो मूव करे आइदर ऑन द सरफेस या आउटसाइड द स्फीयर। या तो इसके सरफेस पे ये मूव करेगा, या ये बाहर चला जाएगा, आउटसाइड की सरफेस चला जाएगा। नहीं, दो ही संभव है, पॉसिबिलिटी बनता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन हो गया, लिमिटेशन जो हो गया, ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन हो या पार्टिकल के ऊपर में या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, जनरली उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो कंस्ट्रेंट का क्लासिफिकेशन भी है, उसको हम जो है बांट सकते हैं। जैसे हो गया तुम्हारा होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। नहीं, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। हो जाए ना। अब देखो, होलोनोमिक कांस्टेंट और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट किसको कहेंगे, समझ गया ना। उसके बाद तो वैसे होता है, एक सेलेरोनोमिक भी होता है, सेलिरोनोमिक। ठीक है ना, यहाँ पे सेलिरोनोमिक कह सकते हैं, सेलिरोनोमिक, RONO होता है। एक होता है रियोनोमिक, RHEO, रियो। ये 4 टाइप्स का कंस्ट्रेंट होता है, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, एस्क्लिरोनोमिक और रियोनोमिक कंस्ट्रेंट होता है। समझ गया। मान लेते हैं कि R1 R2 R हो गया पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया सिस्टम का, और T मान लेते हैं टाइम हो गया। तो क्या होगा, कंडीशन ऑफ ऑल द कांस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन, मतलब टाइम का फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो, क्या कंस्टेंट है, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक।
मान लेते हैं पोजीशन है, जनरल देखो एक तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, वो आगे पढ़ाएंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर जो है ना r1 r है, लेट r1 पोजीशन वेक्टर नहीं टाइम के साथ है, पोजीशन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ए सिस्टम, पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टी विद द टाइम, समझ गया ना, एंड लेट टी डिनोट द टाइम एंड तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं पोजीशन को, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडीशन जो होगा, इफ कंडीशंस ऑफ ऑल द कंस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड, समझ गया ना, एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ जो टाइम के साथ जो होगा ना पोजीशन फंक्शन जो है जीरो होगा, है, क्योंकि यहाँ पर इफ कंडीशन ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिख दिए हैं एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन हैविंग द फॉर्म, समझिए ना, एज द इक्वेशन हैविंग फॉर्म एफ r1 r2 rn तक, जी जी टाइम के साथ जो है इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है कंस्टेंट का वो इस तरह से है कि ये जीरो होगा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, फिक्स है टाइम के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंस्टेंट आर सेड टू बी होलोनोमिक, यदि जीरो हो रहा है इसका मतलब होलोनोमिक है, then the constants are called होलोनोमिक। जैसे मान लेते हैं कि क्या बताए हैं कि जैसे कोई रिजिड बॉडी है, अब रिजिड बॉडी है, मान ले स्फीयर है, सॉलिड है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, तो कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो कोई एक ले लेंगे फिक्स पॉइंट ओरिजिन, अब यहाँ इसके रेस्पेक्ट में बहुत सारा पार्टिकल है, जो जिसका पोजीशन जो होगा P1 P2 P3 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है t सेकंड पे, इसका R2 है, इसका R3 है, तो टाइम के साथ किसी भी पॉइंट का पोजीशन चेंज करेगा नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगा जीरो। तो टाइम के साथ यदि कोऑर्डिनेट नहीं चेंज करेगा तो वो कहलाएगा होलोनोमिक कांस्टेंट, है समझ में, जो टाइम के साथ क्या रहे कांस्टेंट रहे तो वो हो गया होलोनोमिक कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कांस्टेंट, मान ले कि मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी हो गया जिसमें डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल, कोई भी मान लो कि 2 पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे हम मान लिए हैं
तो बहुत सारा पार्टिकल मान लिया, कोई भी 2 ही पार्टिकल तुम ले लो। कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, P और इसका ith पार्टिकल है और ये है jth पार्ट। ith पार्टिकल का पोजीशन हो गया Ri और jth पार्टिकल का हो गया पोजीशन हो गया Rj। तो दोनों के बीच का जो पोजीशन होगा PQ, मान लेते हैं Ij हो गया Cij, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा C स्क्वायर, वो क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला से, ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस। और इसमें जो होगा चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसको यदि हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा Ri ये हो गया एग्जाम्पल इसका होलोनोमिक कांस्टेंट का, इसका होलोनोमिक कांस्टेंट्स है, समझना। होलोनोमिक समझ में आ गया। मान लो तो जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए, देखो इसमें बताए हैं कि जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है ना, अब रिजिड बॉडी जो मूव करेगा, मान लेते हैं ये मोशन में, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो ना कहीं, तो ये कौन सा पार्टिकल है, तो मान लिया कि ith पार्टिकल है, इसको हम मान लिए हैं ith पार्टिकल P पॉइंट, उसका पोजीशन जो है ना वो Ri मान लिया, ये पोजीशन हो गया। कोई मान लेते हैं ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हो गया Ri, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस Q पार्टिकल का पोजीशन हो गया Rj। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, समझ गया ना। एक है ith पार्टिकल, एक है jth पार्टिकल, तो दोनों के बीच का जो पोजीशन होगा डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, दोनों के बीच का होगा Ri माइनस Rj का होल स्क्वायर। ये मान लिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, समझ गया ना। इसमें से इसको घटा देंगे ना Ri में से Rj को, जैसे मान लेते हैं देखो यहाँ पे ओरिजिन है, अब ओरिजिन से एक पॉइंट यहाँ पे है ith पार्ट की पोजीशन वेक्टर है,
एक है, ये है ith पार्टिकल, ये हो गया jth पार्टिकल आर जे। तो फैक्टर मेथड से क्या लिखेंगे, ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, मान लेते हैं सी आई जे है वेक्टर। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर जे ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे तो इतना प्लस ये होगा ना आर आई प्लस ये ट्रायंगल लॉ से। ये मान लिया सी आई जे वेक्टर इक्वल टू होगा आर जे वेक्टर। तो सी आई जे आर जे माइनस आर आई होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे ना सी आई जे का स्क्वायर वो हो जाएगा आर आई माइनस आर जे का होल स्क्वायर करते हैं, जो कि यह ऑलवेज कांस्टेंट होगा। जीरो होगा। ये हो गया होलोनोमिक का कंडीशन। तो ना सेकंड एग्जांपल बताते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम है ना, अब एक फिक्स पॉइंट, अब एक बॉब है जिसका लेंथ एल है, समझ गया ना। एल के जगह हम ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ओरिजिन मान लो इसको, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर तो यही ना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, द कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व जो होगा इन द मोशन ऑफ ए पॉइंट मास, कंस्ट्रेंट इन द मोशन ऑफ पॉइंट मास, एम हो गया पॉइंट मास, एम मान लेते हैं, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज होलोनोमिक। क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। पॉइंट मास है, एट कांस्टेंट डिस्टेंस पे नहीं रहेगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, और इसका लेंथ जो है ना ये हो गया, मान लेते हैं कि ये लेंथ हो गया एल, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर है। इफ आर बी द पोजीशन वेक्टर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल ए के बराबर ना होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा, आर माइनस ए का जो होल स्क्वायर होगा एल स्क्वायर वो फिक्स हो जाएगा। आर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट मास, ये पॉइंट मास कोई भी ओरिजिन लेंगे ना वहां से इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास, पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर हो गया आर। हो गया ना, आर हो गया पोजीशन वेक्टर, और ए हो गया क्या चीज, पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर ए हो गया, आर हो गया पोजीशन वेक्टर पॉइंट मास का। ये जो होगा जो एल जो हो गया कांस्टेंट डिस्टेंस एल है ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, जिसका पोजीशन वेक्टर ए मान लिया, या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का हो गया पोजीशन वेक्टर। जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, इस बॉल का पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर हो गया आर, इसीलिए आर माइनस का होल स्क्वायर जो होगा इस एल के बराबर होगा, तो है ना, जो कि कांस्टेंट होगा। इसीलिए ये हो गया होलोनोमिक का, यानी मोशन जो होगा ना उसमें क्या होगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा यदि पार्टिकल का, तो वो होलोनोमिक कहलाएगा। कोई भी पार्टिकल हो कांस्टेंट डिस्टेंस से मूव करेगा तो होलोनोमिक मोशन कहलाएगा। तो होलोनोमिक में समझ गया ना, किसी भी दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, उसका माइनस कर देंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा ऑलवेज। तो ये हो गया कंस्ट्रेंट, यानी बॉब पे कंस्ट्रेंट लग गया, लिमिटेशन लग गया कि ये एल डिस्टेंस पे मूव करेगा, चाहे यहाँ से यहाँ क्यों ना जाए, डिस्टेंस ऑलवेज रहेगा कांस्टेंट, एल ही रहेगा। तो ये हो गया कंस्ट्रेंट, इस पे लिमिटेशन लग गया, बॉब जो मूव करेगा उस पे लिमिटेशन लगा हुआ है। आगे समझ में, इसीलिए कंस्टेंट जो हो गया इन्वॉल्व हो गया मैंने पार्टिकल रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग द कर्व ऑफ ए सरफेस, वो सभी हो गया होलोनोमिक। अब हो गया नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। अब हो गया नॉन होलोनोमिक नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट हो गया, जैसे हो गया मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर में एक पार्टिकल को हम रख दिए हैं, here the constants involved in the motion of a yeah, constants involved in the motion of the particle placed on the surface. Surface of a solid sphere. Non holonomic. Constants involved in the motion of a particle placed on the surface of a solid sphere are non-holonomic. क्योंकि इसमें क्या होगा कि कॉमन कंडीशन जो होगा कांस्टेंट का, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो यहाँ पर ये सेंटर है जिसका ओरिजिन क्या है 0 0, और यहां से इसको मिला देंगे, इसका रेडियस ए है। तो इस डिस्टेंस फार्मूला से क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ए इसका रेडियस हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल है, पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए है। ए इसका जो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे जो पार्टिकल है उसका पोजीशन कितना है ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑन द स्फीयर। रेडियस है आर, डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ना। लेकिन ये पार्टिकल आगे पीछे जा सकता है, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें फिक्स नहीं है कि ये 0 ही होगा, ये फिक्स है कि ये तो ये या तो क्या होगा, पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ चला गया तो आर क्या हो गया, इसका रेडियस तो बढ़ जाएगा ना, ए का वैल्यू पोजीशन वेक्टर बढ़ जाएगा, आर का वैल्यू रेडियस इसका बढ़ेगा, तो इसीलिए ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये बाहर भी जा सकता है ना, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि सॉलिड यहीं पे रहेगा तो 0 होगा, और बाहर चला जाएगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये हो गया नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। समझ गया, ये हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर। ए को मान लेते हैं, आर को मान लेते हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ये हो गया रेडियस, आर हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हो गया इसका रेडियस। ये हो गया कंडीशन कंस्टेंट ऑन फॉर नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस कंस्टेंट आर नॉन होलोनोमिक। जैसे कोई कंटेनर है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल को रख दिया, ये हो गया होलोनोमिक। इसलिए मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कैसे लिखेंगे, constraints involved the motion of gas molecule are non-holonomic। जैसे अगर आप सरफेस है, इस पे एक स्फीयर जो है ना रोल कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है रोल करते हुए, तो इसका जो मोशन होगा ना नॉन होलोनोमिक होगा। ये है रोलिंग स्फीयर ऑन ए रफ सरफेस इज नॉन होलोनोमिक।
यानी जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो सभी हो गया नॉन होलोनोमिक। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म समझिए ना, हो गया नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। यदि कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा टाइम से तो उसको हम कहेंगे एस्किलोनोमिक, सेलिरियोनोमिक, सेलिरोनोमिक। कितना टाइम? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, समझ गया।